फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है धमाका स्टडी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन्य जीव और वन्य जीव संसाधन, ठीक ना। तो पिछले वीडियो पार्ट 2 में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन वनस्पति जनजात और प्राणी जनजात में क्या अंतर है, ठीक ना, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे दीर्घ प्रश्न, ठीक ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सबसे बड़ा वाला जो एग्ज़ाम में 5 या 7 नंबर का आता है। अब एग्ज़ाम में 5 ही नंबर कर दिया है, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारकों को चर्चा करें। कौन कौन से कारक जैव विविधता को प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित इसका कारण निम्नलिखित है, ठीक है। पहला क्या है, फर्नीचर के लिए लकड़ी की मांग बढ़ रही है जिससे कि पेड़ कट रहे हैं, ये जैव विविधता का पहला कारक है। दूसरा, जलावन के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाना, कृषि हेतु जंगल को साफ किया जाना, ठीक ना। आगे देखिए कि जैव विविधता के कौन कौन से कारक हैं। 2 कारक मैंने पढ़ लिए हैं। जनजात द्वारा खासकर पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि से नष्ट हुए। एक होता है, एक कृषि है जिसका नाम स्थानांतरण कृषि है, ठीक ना। इसका क्या नाम है? स्थानांतरण कृषि। वैसा कृषि जो एक क्षेत्र में जंगल को काट लिया जाता है, वहाँ के पेड़ पौधे झाड़ियों को जला लिया जाता है और वहीं पे खेती किया जाता है। उपजाऊपन ख़त्म होने के बाद वहाँ से लोग दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी को हम स्थानांतरण कृषि कहते हैं, ठीक ना। तो वही यहाँ बोल रहा है, जनजातीय द्वारा खासकर पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि से नष्ट हुए हैं, ठीक ना। आगे क्या लिखा हुआ है, जंगलों में लगने वाले आग, ठीक ना, दावानल के कारण जंगल का बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ है। ओके, आगे पढ़ते हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं जैसे नदी, बांध, रेल मार्ग, सड़क मार्ग आदि के निर्माण के कारण बड़ा वन क्षेत्र नष्ट हुआ है। मतलब बड़ी विकास परियोजना मतलब बड़े बड़े औद्योगिक कारक जैसे कि पुल बनाना, बांध बनाना, तो इसमें सड़क बनाना, तो इसमें पेड़ों की कटाई अधिकतर होती है, ठीक ना। अधिक पेड़ों की कटाई होती है। देखेंगे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सड़क बना है पूरा जंगल के बीचों बीच, तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर में कम से कम हज़ारों लाखों पेड़ होंगे जो कट गए होंगे। तो इसका कारण यह है कि जैव विविधता को नष्ट कर रहा है, ठीक ना। आगे देखिए, काफ़ी सिंपल सा सवाल है, जैव विविधता को नष्ट करने वाला, जैव विविधता को नष्ट कैसे किया था, काफ़ी सिंपल सवाल है। आगे क्या बोल रहा है, पशुओं की खाल, मांस, हड्डियों से शिकार करे जीव को लुप्त किया जा रहा है जिसे वे संकटग्रस्त में है। क्या कर रहा है कि पशुओं के खाल, मांस और उनके हड्डियों के शिकार से कई जीव लुप्त हो जा रहे हैं। जैसे कि गेंडा के सींग को निकाल लिया जा रहा है जिससे गेंडा की मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। हाथी का दांत को निकाला जा रहा है जिससे हाथी की मृत्यु हो जा रही है। तो ये भी एक कारण है। खनन, वाणिज्य, वानिकी प्रदूषण जैसे कारकों से जैव विविधता प्रभावित हो रहे हैं, ठीक ना। इसका कारण यह भी है, खनन भी हो गया, वाणिज्य हो गया, वानिकी हो गया, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, इससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, ठीक ना, मतलब कि घाटा हो रहा है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, जैव विविधता क्या बोल रहा है, जैव विविधता की कमी लाने वाले गतिविधियों को रोक के क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक है। जैव विविधता को हम कैसे रोक सकते हैं। ऊपर में हमने क्या पढ़ा कि जैव विविधता का घाटा करने में क्या कारक कौन कौन सा, जैव विविधता का ह्रास करने का कारण कौन सा। अब इसमें बताया जा रहा है कि इसको बचा कैसे सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। जैव विविधता मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई ऐसे उपाय जिसे करके जैविक विविधता कम होने के रोका जा सकता है, ठीक ना। पहला कौन सा है, वृक्षारोपण के माध्यम से वन को बढ़ाकर, ठीक ना, मतलब वृक्ष रोपकर वन को बढ़ाएं और जैव विविधता को बचाएं, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देखिए वीडियो में। घरेलू ईंधन में सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी का प्रयोग करना, ठीक ना। घरेलू ईंधन में सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी का प्रयोग करना। तीसरा, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण पर जागरूकता अभियान आयोजित करना, मतलब कि
वन्य मतलब जंगल और वन्य जीव मतलब जंगल के जानवर को सुरक्षित करना, ठीक ना, उनका शिकार नहीं करना। तो इस पर हम लोग को ज़्यादा आयोजन करना है, ठीक ना, कि जैसे कि वन्य को बचाया जाए, फिर वन्य जीव को बचाया जाए, इसकी जागरूकता को पैदा करना, क्योंकि जैसे मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहना जरूरी है, वैसे ही जितने भी पशु है उसको इस पृथ्वी पर रहना जरूरी है। चौथा, शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, दोषियों को सजा दिलाना। सही बात कहा गया है, शिकार तो हम लोग को करना ही नहीं चाहिए, यह मानवता का सबसे घटिया उदाहरण है, ठीक ना। बोलता है कि शिकार करके हम खाना पकाएंगे। भाई अगर तुमको खाना पकाना है तो अपना देह का एक शरीर काट के खाना पकाओ, देखो कि अपना शरीर में कैसा दर्द होता है, समझे ना। वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध और दूसरी कार्रवाई करना, जैसे शिकार पर प्रतिबंध लगाना वैसे वृक्षों को भी कटाई पर प्रतिबंध लगाना। लकड़ी के फर्नीचर स्थान पर लोहे, प्लास्टिक आदि के फर्नीचर बनाना उपयोग कर बढ़ावा देना। मेन कारण इसमें यही बताया गया कि लकड़ी का उपयोग कम से कम करना और पेड़ों को लगाना है। आगे, स्थानांतरण कृषि पर प्रतिबंध लगाना। स्थानांतरण कृषि मैंने पिछले बार बताया था, स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं, ठीक ना, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उपरोक्त उपायों से जैव विविधता को बचाया जा सकता है, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वे प्रतिकूल कारक कौन कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक क्षति हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक क्षति होने के कारण कौन कौन सा कारक है, ठीक ना। तो देखिए कौन कौन से कारण है। सो यह सारा कारण मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है, ठीक ना, सारा कारण मनुष्य करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, विकास के कारण मानव की कई ऐसी क्रियाकलाप है जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का भयंकर क्षति पहुंचा है, ठीक ना। जैसे कि आवास हेतु भूमि बढ़ती की मांग, कृषि हेतु भूमि की बढ़ती मांग, बड़ी विकास परियोजना जैसे बांध, रेल, सड़क, मार्ग का निर्माण, ठीक ना, ये सब प्राणी जात और वनस्पति जात का ह्रास का कारण है, मतलब खत्म होने का यही सब कारण है, ठीक ना। आगे पढ़िए, वानिकी से जैव विविधता का काफ़ी परिवर्तन हुआ है, ठीक। खनन नियंत्रण, पशुचरण, जंगली पशुओं का शिकार, दावानल, पर्यावरण प्रदूषण भी कई ऐसे कारक हैं जो प्राणी जात और वनस्पति जात के प्रभाव का कारण बना रहा है, ठीक ना, जिसे वे संकटग्रस्त में है। मानव भी एक संकटग्रस्त जाति में ही आ रहा है, ठीक ना। या ऐसा काफ़ी देर नहीं है कि मनुष्य हैं आपस में लड़कर उसे मर झगड़ कर काट कर खा सकते हैं। यह कलयुग है, आप लोग पता होगा कि कलयुग क्या है और इसका अंत कैसे होगा, ठीक ना। अगर आप धार्मिकता में जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि कलयुग का अंत कैसे हुआ है। आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा बहस नहीं करना है हम लोग को। क्या बोल रहा है नीचे में, वन्य और वन्य जीव संरक्षण का सहयोग रीति रिवाज पर चर्चा करें। वन्य जीव और वन्य जीव संरक्षण के रीति रिवाज पर चर्चा करें। किस रीति रिवाज का, तो बचाव का, संरक्षण बोल रहे हैं, बचाव का रीति रिवाज, ठीक ना। तो पढ़ते हैं इसके रीति रिवाज के, संरक्षण का रीति रिवाज। मानव सदियों से प्रकृति की पूजा करता रहा है। भारतीय संस्कृति भी प्राकृतिक और इसकी कृतियों को पवित्र मानकर इसकी पूजा करता रहा है, ठीक ना। उनकी रक्षा करने की परंपरा है यहाँ पर। भारतीय संस्कृति में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की अनेक जनजातियाँ वनों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि साल का पूजा होता है, पीपल का पूजा होता है। तो यही बोल रहा है कि पेड़ का पूजा होता है। भारत एक सांस्कृतिक देश है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ संस्कृति पाया गया है। भारत ही केवल ऐसा देश है जहाँ संस्कृति पाया गया है। तो यह बहुत गर्व की बात है, ठीक ना, कि भारत हमारा भारत सांस्कृतिक भारत का देश है, ठीक ना। वैसे कि अब तो वेस्टर्न में जा रहा है, हमारा देश सांस्कृतिक का देश है, तो यहाँ संस्कृत ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अब इंग्लिश का ज़्यादा मान्यता मिल रहा है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अनेक जनजातीय वन में पवित्र मानकर इसको पूजा करते हैं। वन ऋषि मुनियों की तपी भूमि भी रह चुकी है।
हमारे धर्म ग्रंथ भी वन में ही देवता तुल्य मानकर उनकी पूजा करने का परंपरा का उल्लेख है। आज भी हमारे समाज में कुछ लोग विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदि काल से उनकी रक्षा करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर, मुंडा और संथाल जनजात में महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। बिहार और उड़ीसा में जनजात विवाह के दौरान, क्या बोल रहा है, बिहार और उड़ीसा में जनजात विवाह मतलब लोगों के विवाह के दौरान इमली और आम की पेड़ की पूजा करते हैं। हम सब में बहुत लोग पीपल, वट वृक्ष, तुलसी, नीम इत्यादि की पवित्र मानकर इसकी पूजा करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। तो कुछ पेड़ों की रक्षा धार्मिकता पर की जाती है, ठीक ना। अगर धार्मिकता पर इन पेड़ों की रक्षा नहीं की गई तो ये पेड़ भी काफ़ी दिन तक टिकने वाले नहीं हैं। आगे पढ़िए। भारत संस्कृति में आमतौर पर झरने, पहाड़ों, पेड़ों और पशुओं के भी पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया गया है। बहुत से मंदिरों में आसपास बंदर, लंगूर लोग खिलाते पिलाते हैं और उन्हें मंदिरों के भक्त में गिनते हैं। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो सीढ़ी पर लंगूर मिलता है, बंदर मिलता है, उनको लोग खिलाते पिलाते हैं और उनका मानना है कि जो बंदर और लंगूर है वह मंदिर के रक्षक हैं, उनके मंदिर के भगवान का भक्त हैं, ठीक ना। राजस्थान के विश्नोई खेजड़ी वृक्ष काले हिरन की रक्षा करते हैं। इनके गांव के आसपास काले हिरन, चिकरा ही है ना, क्या है, चिंकरा, नीलगाय, मोरों की झुंड दिखाई पड़ना आम बात है, जो वहाँ का समुदाय के भिन्न अंग हैं। उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। देखिए राजस्थान में कहाँ है, विश्नोई खेजड़ी वृक्ष काले हिरन की रक्षा की जाती है। अभी देखिए अधिकतर हम लोग को मोर देखने को नहीं मिलता और राजस्थान में जहाँ जाएंगे वहाँ आपको मोर दिखेगा। मोर दिखना वहाँ आम बात है, नीलगाय दिखना वहाँ आम बात है और यहाँ पे नीलगाय का नील भी नहीं दिखता है, ठीक ना। तो इससे आप सोचिए, परिवर्तन करिए अपने क्षेत्र में, लोगों को जागरूकता फैलाइए कि जानवरों की हत्या करना पाप है, ठीक ना। इससे पृथ्वी को हानि पहुँचती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है इससे, ठीक ना। क्लाइमेट चेंज होता है जिससे कि सूर्य का रोशनी धरती पर आती है लेकिन ख़राब रोशनी धरती पर आती है। इसका बहुत सारा कारण है, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है तो इस वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर कमेंट करें आपको किस तरह के वीडियो पसंद है और मैं उस वीडियो को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। आज हम कुल करने वाले हैं 7 क्वेश्चन, जिसमें से हमारा कितने क्वेश्चन हो गया है तो 4 क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, ठीक। पढ़ते हैं आगे। वन्य जीव के संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करना क्यों आवश्यक है, मतलब हमें अभी आवश्यक क्यों है वन्य जीव का संरक्षण करना। तो अभी आवश्यक क्यों है, तो देखिए भारत के प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक दर्शक भारत आते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत को बहुत सी विदेशी प्राप्त हो जाती है। क्या बोल रहा है, अनजाने में भारत को बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त, यहाँ मुद्रा छूट रहे थे ना, मुद्रा होगा, विदेशी नहीं प्राप्त होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इतने मधुर ध्वनि निकालते हैं कि बहुत से कवि और चित्रकार मुग्ध होकर रह जाते हैं और कमाल की रचना को सृजन पर कर डालते हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, पशु पक्षी की मधुर ध्वनि को यहाँ के पर्यटक, दूर दूर के पर्यटक सुनने आते हैं और कवि इनके मधुर ध्वनि को अपना टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हैं और काफ़ी अच्छे जगह पे इसको प्ले करते हैं, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।
यदि प्राकृतिक संपदा विशेषकर विभिन्न जीव जंतु के संरक्षण की अवहेलना कर दी जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां के लिए बहुत से पशु और पक्षी प्रजाति विलुप्त हो जाएंगी। जैसे कि अगर तुम लोग का शादी हो गया, बेटा पोता हो गया, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारा बेटा पोता को जानवर देखने ही ना मिले। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। बेचारे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेचारे इनके दर्शन में वंचित रह जाएंगे। कौन? हमारी पीढ़ियाँ। यहाँ पहले भविष्यवाणी कर दिया गया है। यदि विभिन्न जीव जंतु के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो गेंडा, बाघ, कस्तूरी हिरन, सोहन चिड़िया, अमूल्य जीव जंतु शिकारियों के बंदूक का निशाना बनकर रह जाएंगे। इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं रहेंगे अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो। इनका संरक्षण करना काफ़ी आवश्यक हो गया आज के टाइम में। पढ़ते हैं छठा प्रश्न। प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों के वर्गीकरण कितने वर्ग में बांटा गया है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर, प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक का वर्णन करें। वर्णन करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना? तो वर्णन करते हैं डिटेल में। प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा होगा रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। क्या है? तीसरा अवर्गीकृत वन। पहला पढ़ते हैं आरक्षित वन क्या है। वे वन जो हमारे इमारतें की लकड़ी अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए समर्पित हो, वे आरक्षित वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आरक्षित वन। मैं इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। मैं इसे फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। वे वन जो हमेशा इमारतें, लकड़ी एवं अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित हो, वैसे वन को आरक्षित वन कहते हैं। इन वनों में कभी कभी पशुओं को चरने और कृषि करने की अनुमति भी दी जाती है। आरक्षित वन अधिक से अधिक पशुओं के आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में कुल भूमि 54.4%, क्या बोल रहे हैं? 54.4% भाग आरक्षित वन पाए जाते हैं। भारत में कुल भूमि कितना है आरक्षित वन का? तो 54.4%। यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 54.4% आरक्षित वन में दी गई है भारत को। अब संरक्षित वन पढ़ते हैं। संरक्षित वन में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि उन जीव जंतु अधिक से अधिक आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। इन जीवों की देखभाल के लिए, इनकी और शिकार को रोकथाम के लिए वन द्वारा अनेक कर्मचारी रखे गए हैं, ठीक है। हमारे कुल भूमि 29.2% भाग पर संरक्षित वन पाए गए हैं। देखिए कुल 100% में, मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। कुल 100% में 54.4% क्या है? आरक्षित वन है, ठीक ना। और 29.2% संरक्षित वन है। इसको हम जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना होता है। 6, 3, 7, मतलब 73.2% अभी तक से हो चुका है। अब बचा है अवर्गीकृत वन। तो जितना बचेगा वो अवर्गीकृत वन में आएगा। तीनों को मिला के 100 हो जाएगा। तो इतना याद रखें, 54, 29 और 16। 54 में हो गया आरक्षित वन, ठीक, आरक्षित वन। 29 में हो गया संरक्षित वन और 16 में हो गया अवर्गीकृत वन, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं? अवर्गीकृत वन उसे कहते हैं जो बहुत ही खाली पेड़ हैं, उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। जिस वन में बहुत ही जगह पर खाली पेड़ हैं, यह हमारे कुल भूमि पर 16.4 भाग में है, जिसे अवर्गीकृत वन के क्षेत्र में रखा गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, संरक्षित वन किसे कहते हैं और आरक्षित वन किसे कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम 7वां प्रश्न।
आज हम केवल 7 ही प्रश्न करने वाले लॉन्ग। और मुझे पता है कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। मैंने हाल फिलहाल में कम से कम 4 साल पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, वह एग्ज़ाम काफ़ी टफ़ और काफ़ी हार्ड था, जिसमें मैंने 90% स्कोर किया था। तो मुझे पता है कि कौन सा एग्ज़ाम कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यानपूर्वक देखें, यह आपका भाग्य बदल देगा, मेरा यह ज़रूर मानना है। 10th का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। भारत में विभिन्न समुदाय ने किस प्रकार के वनों को और वन्यजीव संरक्षण और रक्षण में योगदान किया, विस्तारपूर्वक विवेचना करें। इसको डिस्क्राइब करना है, तो हम डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिख सके। भारत में कुछ स्थानीय समुदाय से गहरा नाता है, यह इनके आवास भी हैं और आजीविका का साधन भी हैं। क्या है, कौन सा, तो जंगल। अंततः वे अपने आवास तथा आजीविका की रक्षा के लिए वनों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और इससे संबंध के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जो निम्न है। क्या लिख रहा है नीचे में, राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ लड़ी थी। राजस्थान में खनन हो रहा था, एक गांव में खनन हो रहा था, और वहाँ पे टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व नाम का एक जगह था, वहाँ पर इन्होंने लड़ाई की और इस क्षेत्र को बचाया था, ठीक ना। काफ़ी अच्छी बात है कि वनों को बचाया जा रहा है। कई प्रदेशों में ग्रामीण समुदाय एवं स्वयं वनों के संरक्षण से जुटे हुए हैं। इस कार्य में उन्होंने सरकार के सहयोग लेने से भी इनकार कर दिया है। उदाहरण के लिए राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव ने 1200 हेक्टेयर वन पर भैरव देव डकवा सेंचुरी घोषित कर दिया है। वहाँ पर बाहरी लोगों का आना जाना पाबंद है, जंगल में घुसकर जानवरों का शिकार करना पाबंद है, ठीक ना। तो ये सबको ध्यान रखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। कौन सा, 1200 हेक्टेयर वाला क्षेत्र, ठीक ना, इसको याद रखिए। तीसरा बोल रहा है, कई समुदाय कुछ विशेष वृक्षों अथवा वनों को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं, और इन समुदाय को वन भी संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये भी एक कारण है कि लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, इसलिए उनको नहीं काटा जा रहा है, तो ये भी एक कारण माना जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस चीज़ का क्वेश्चन पेपर और किस चीज़ का PDF चाहिए वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।